गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम वेगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़ पढ़ रहे थे, उसी को ही कंटिन्यू करते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर की प्योर थ्योरीज़ हैं और जनरल थ्योरीज़ हैं, तो हम जनरल थ्योरीज़ के अंतर्गत पढ़ रहे हैं वेगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़। ये जर्मन इकोनॉमिस्ट एडोल्फ वेगनर के द्वारा दी गई है, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था। वेगनर जो हैं उनका कहना है कि आर्थिक क्रिया के अनुपात में सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक वृद्धि होती है और जिससे सार्वजनिक व्यय बढ़ता जाता है। तो ये निष्कर्ष था उनका इस लॉ का, और उन्होंने बहुत सारे कॉजेज़ भी बताए कि ये लॉ क्यों एप्लीकेबल है। ट्रेडिशनल फंक्शंस की वजह से, कवरेज ऑफ न्यू फंक्शंस की वजह से और एक्सपैंडिंग स्फीयर ऑफ पब्लिक गुड्स की वजह से। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे सोशल और मेरिट गुड्स की डिमांड बढ़ती जाती है। और दूसरी तरफ आजकल की जो मॉडर्न गवर्नमेंट्स हैं ये वेलफेयर मेजर्स पर भी खर्च करती हैं और सोशल सिक्योरिटी मेजर्स पर भी इनका बहुत सारा एक्सपेंडिचर होता है। और ट्रेडिशनल फंक्शंस तो इनके द्वारा हमेशा से ही किए जाते हैं। ये थ्योरी जो है ये ऐतिहासिक तत्वों के आधार पर सरकार के कार्यकलापों में वृद्धि के साथ जो गहनता भी बढ़ती जाती है उसके बारे में बात करती है। हम आगे देखेंगे फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डिमांड साइड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्टिविटीज़। जो फैक्टर्स हैं वो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, उनमें अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, इस वक्त स्ट्रक्चर कैसा है, बच्चे ज़्यादा हैं या ओल्ड एज पीपल ज़्यादा हैं या यंग पीपल ज़्यादा हैं। जो लोग भी कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन है वही डिटरमाइन करेगा डिमांड। अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो एजुकेशन स्कॉलरशिप्स की डिमांड ज़्यादा होगी, और अगर ओल्ड एज पीपल ज़्यादा हैं तो पेंशन्स की डिमांड ज़्यादा होगी। नेक्स्ट जो है उन्होंने दिया रीज़न स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर। किसी देश की लेबर कितनी स्पेशलाइज्ड है वो उसी तरह का एम्प्लॉयमेंट को डिमांड करेगी। अगर स्किल्ड लेबर है तो स्किल्ड जॉब्स की ज़रूरत होगी, और अनस्किल्ड लेबर है तो उसी तरह की जॉब्स की डिमांड होगी। देन हाउ एफिशिएंट इज़ द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कितना सेंट्रलाइज है या कितनी एफिशिएंटली पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर किसी देश में काम करते हैं, ये चीज़ें भी डिसाइड करती हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्टिविटीज़ को। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई साइड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एक्टिविटीज़ को। सप्लाई साइड से गवर्नमेंट की तरफ से जब पब्लिक गुड्स का सप्लाई होता है तो किस तरह की सिचुएशन होती है कि अगर चेंजिंग स्केल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, हाउ एफिशिएंटली द गवर्नमेंट चेंजेस द स्केल ऑफ प्रोडक्शन। जैसी डिमांड हो, जैसी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन के अनुसार गवर्नमेंट कितनी जल्दी से और एफिशिएंटली प्रोडक्शन करती है। नेक्स्ट रीज़न ही हैज़ गिवन इज़ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। गवर्नमेंट की जो गुड्स प्रोवाइड किए जाते हैं उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है, और ये सप्लाई साइड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर को डिसाइड करती है। फिर इंटर गवर्नमेंट ग्रांट्स कितनी हैं, लोन्स की फैसिलिटी कितनी है, ग्रांट्स कितनी है। सेंटर लेवल पर बहुत सारी ग्रांट्स स्टेट्स को, लोकल गवर्नमेंट्स को दी जाती हैं। तो अगर ये फैसिलिटी है तो दे विल ईजीली सप्लाई द गुड्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो इस तरह से उन्होंने अपने लॉ को जस्टिफाई किया। और लेकिन
अच्छे लॉ की वजह फिर भी उन्हें बहुत सारे क्रिटिसिज्म को भी देखना पड़ा। इनकी आलोचनाएं की एलन टी पीकॉक और जैक वाइजमैन ने। कौन से ग्राउंड्स पे? उनका कहना था कि दिस लॉ लैक्स कॉम्प्रिहेंसिवनेस इन एनालिसिस, पॉलिटिक्स एंड सोशियोलॉजी among the several disciplines to be incorporated in any theory of public expenditure. This law excludes all these characteristics. उनका कहना था कि व्यापकता का अभाव है। समाज के सभी अन्य कारकों जैसे सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विशेषताओं पर विचार करना चाहिए था जो सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय को निर्धारित करते हैं। इन फैक्टर्स की ये उपेक्षा करता है। दूसरा जो उन्होंने रीज़न दिया, द थ्योरी इग्नोर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ वॉर ऑन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ये जो थ्योरी है यह युद्ध के सरकारी व्यय पर प्रभाव को भी नहीं स्टडी करता है। नेक्स्ट जो उन्होंने रीज़न दिया कि ये दीर्घकालीन प्रवृत्ति पर बल देता है जो सार्वजनिक व्यय की वृद्धि की प्रक्रिया के महत्व की उपेक्षा करता है। उनका कहना था कि ये राज्य के सुव्यवस्थित स्वनिर्धारित सिद्धांत पर आधारित है जो पश्चिम देशों में राज्य का प्रचलित सिद्धांत नहीं है। तो वेगनर्स लॉ को भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। अब हम इस लॉ को एक फिगर की मदद से भी समझने की कोशिश करेंगे। हमने एक्स एक्सिस पर रियल पर कैपिटा इनकम दिखाई है और वाई एक्सिस पे रियल पर कैपिटा आउटपुट ऑफ पब्लिक गुड्स मेजर कर रहे हैं हम वर्टिकल एक्सिस पे, और हॉरिजेंटल एक्सिस पे पर कैपिटा इनकम। लाइन A1 shows the real per capita income increases due to economic development. जैसे जैसे देश में आर्थिक विकास होता है वैसे वैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती जाती है। और दूसरी तरफ हम देखें कि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती जाती है वैसे ही एट द सेम टाइम ऑल अलोंग द A2 को हम देखें तो द proportion ऑफ रिसोर्सेज डिवोटेड टू द आउटपुट ऑफ पब्लिक गुड्स इज एक्सपेंडिंग ओवर टाइम। पब्लिक गुड्स पर भी एक्सपेंडिचर बढ़ता चला जाता है और उनका कहना है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर पब्लिक गुड्स इज इलास्टिक। आर्थिक वृद्धि से देश का प्रति व्यक्ति उत्पाद एवं आय बढ़ती है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के प्रसार से प्रति व्यक्ति सार्वजनिक वस्तुओं के उत्पाद में वृद्धि होती है। इस तरह से ये नियम बताता है कि राज्य की वर्धमान क्रियाओं से प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति सार्वजनिक वस्तुओं के उत्पाद में एक फलात्मक संबंध पाया जाता है। फंक्शनल रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, और दीर्घकाल में जब आर्थिक क्रियाएं तथा प्रति व्यक्ति आय में और अधिक वृद्धि होती है तो इसकी सार्वजनिक वस्तुओं के प्रति व्यक्ति उत्पाद में वृद्धि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से अधिक अनुपात में होती है। जो आय में वृद्धि होती है उससे ज़्यादा अनुपात में वृद्धि किस में होती है? पब्लिक गुड्स में। A2 की ढाल यह भी बताती है कि देश की प्रति व्यक्ति आय का अधिक भाग सार्वजनिक वस्तुओं के उत्पाद पर व्यय किया जाता है। तो इस तरह से हम ये कंप्लीट करते हैं आज वेगनर्स लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज़, जिसकी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है पब्लिक एक्सपेंडिचर के रिलेशन में। थैंक यू सो मच।